नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा। पिछले 1.5 महीने से हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहा है। हम 1 अप्रैल को बागपत से निकले थे। उसके बाद लगातार अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रत्याशियों से और वहाँ के मतदाताओं से आपका बात, उनकी बात और उनके हिस्से का सवाल लगातार पूछ रहे हैं। इस समय मौजूद हैं अंबेडकर नगर में। अंबेडकर नगर की भी दिलचस्प कहानी है। दिलचस्प इसलिए एक मायावती ने इसे जिला बनाया था और मायावती के ही सिंबल पर जितने भी लोग इस समय प्रत्याशी लड़ रहे हैं, लोकसभा प्रत्याशी हैं, वो एक समय मायावती के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके हैं। रितेश पांडे पिछली बार बसपा से सांसद थे। भाजपा में चुनाव से पहले उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो भाजपा में आ गए, भाजपा से टिकट पा गए। और वहीं राम, जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं कटहरी विधानसभा के, उन्हें सपा ने कैंडिडेट बनाया है। लालजी वर्मा को, वो भी एक समय बसपा में थे और बसपा का मान लीजिए अपना कैंडिडेट तो है ही। यहाँ से अवधेश जी हैं, ये पूर्व में विधायक के प्रत्याशी रह चुके हैं विधानसभा में कटहरी के। अवधेश जी, एक चीज समझाइए, अंबेडकर नगर में अवधेश जी भी तो प्रत्याशी हो सकते थे, बसपा का कैंडिडेट क्यों जरूरी पड़ गया आप लोगों को? भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से एक स्वच्छ छवि के प्रत्याशी का चयन किया है वो अपने में अद्वितीय है। हम जब चुनाव करते हैं तो चुनाव 2 बात का करते हैं कि हमारा प्रत्याशी जिसकी दागदार छवि न हो, जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करता हो, ऐसा ही प्रत्याशी होना चाहिए। तो ऐसे में रितेश पांडे ने जिस प्रकार से विपक्ष में रह के पिछले संसदीय सत्र में और जिस प्रकार से अंबेडकर नगर की आवाज उठाई, उस बात से लगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, अंबेडकर नगर के लिए रितेश पांडे एक मुफीद प्रत्याशी है। हमें रहिए भाई, 4-5 दिन का चुनाव है, जोश बचाए रखिए, बड़ा मेहनत आगे आपको कम आएगा। ये दूसरी चीज, जिस अवधेश जी ने रितेश पांडे को विपक्ष में रहकर ललकारा होगा, उनके पिता राकेश पांडे के खिलाफ बोला होगा, कितना कष्टदायी होता होगा ना। हृदय पे पत्थर रखा होगा दिल पर आप लोगों ने, और उसी रितेश पांडे के जयकारा अपने समर्थकों से लगवाना पड़ता है। कोई हृदय पे पत्थर नहीं रखा। हाँ। मैं माँ भारती को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए, राष्ट्र को एक सुंदर राष्ट्र बनाने के लिए ये सब बातें गौण होती हैं, ये मुद्दा गौण होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के भारत ही अपने सबसे बड़ा एक बहुत मानचित्र में भारत सबसे उत्कृष्ट हो, सर्वोत्तम हो, यह भावना लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता व्यक्तिवादी नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रवादी होता है। क्या जरूरत पड़ गई? आप तो कैडर बेस्ड पार्टी, आपके पास संघ है, आपके पास विद्यार्थी परिषद है, आपके पास युवा मोर्चा है। भाजपा के लोग गुरूर और दंभ में और अपने आत्मविश्वास में सदन से लेकर सड़क तक कहते हैं हम कैडर बेस्ड पार्टी, हमारा कैडर है। पर उस कैडर को अंबेडकर नगर में एक प्रत्याशी नहीं मिला, उसे बुलाना पड़ा बसपा से। प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है। हाँ। जिसमें लोग आके समाहित हो रहे हैं। हम एक ऐसे इस प्रकार के दल हैं कि जिसकी लोकप्रियता से, जिसके काम से, माननीय मोदी जी के काम और लोकप्रियता से सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं और आ रहे हैं। इसलिए आए हुए लोगों का और जो लोग आ रहे हैं उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। मेरा सवाल आप समझ नहीं पाए, हो सकता है आप अपने हिसाब से घुमा रहे हैं। मैं बहुत साफ कर रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इतना मजबूत नेता अंबेडकर नगर में नहीं है कि उसे 2 बार लगातार, पिछली बार 2019 में मुकुट बिहारी वर्मा को दूसरे जिले से लाकर लड़ाना पड़ा और 2024 में बसपा से रितेश पांडे को लड़ाना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी के पास अंबेडकर नगर लोकसभा में 1966 बूथ अध्यक्ष हैं। हमारे एक एक बूथ अध्यक्ष में क्षमता है, ताकत है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो सकता है। लेकिन मैं मित्रों बताना चाहता हूँ, यह भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर काम करती है। कमल का फूल जिसके साथ होगा, जो हमारा प्रत्याशी होगा, उसी में हम पूरे समर्पण के भाव से काम करते हैं। हम किसी प्रकार से नहीं करते। लेकिन फिर मैं पूछ रहा हूँ, मैं वहीं अटका हूँ, आप अलग अलग चीज। मैं कह रहा हूँ 1966 जितना भी आपने बताया अभी अपना बूथ अध्यक्ष,
उन बूथ अध्यक्षों में सबके पास क्षमता है। आपकी पार्टी कहती है विनिबिलिटी, जो जीत सकता है उसको ही टिकट देंगे। तो क्या इन तमाम बूथ अध्यक्षों के पास इतनी क्षमता, इतने वोट नहीं है कि वो जीत सके और सदन में पहुंच सके? सबके पास क्षमता है। फिर क्यों उधार का नेता? कोई उधार का नेता नहीं। भारतीय, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसमें लोग समाहित हो रहे हैं। हमारे लिए व्यक्ति मायने नहीं रखता, व्यवस्था मायने रखती है। हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल का फूल मायने रखता है, हमारे लिए मोदी मायने रखते हैं, हमारे लिए योगी मायने रखते हैं। इसलिए इस प्रश्न का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है, यह औचित्यहीन प्रश्न है आपका। ठीक, अच्छा, इस प्रश्न का औचित्य नहीं, लेकिन जो विपक्ष लगातार प्रश्न उठा रहा है कि समाहित हो रहे हैं, ठीक है, पार्टियां लोग अदलते बदलते हैं, वो तो सही चीज़ है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई वॉशिंग मशीन सेंटर है क्या, कि वहाँ से लोग विपक्ष में जिन नेताओं पर आरोप लगाते हैं वो नेता यहाँ आते हैं और एकदम साफ छवि के हो जाते हैं? मैं अम्बेडकर नगर नहीं, मैं क्योंकि आप प्रत्याशी रह चुके हैं इसलिए मैं पूरे उत्तर प्रदेश के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि इस क्या वॉशिंग मशीन सेंटर है? ईडी, सीबीआई, उन पर केसेज होते हैं, फिर पता चलता है कुछ महीने बाद वो लोग पार्टी बदल देते हैं। देखिए, हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी इतनी योजनाएं हैं, इतने हमने लाभ दिए लाभार्थियों को, उसके नीचे वो दब चुके हैं। आज वो आरोप प्रत्यारोप के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रह गया है कि आम जनता को केवल घुमाना समझाना, दल बदल की राजनीति उन्होंने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी दल बदल की राजनीति नहीं की। भारतीय जनता पार्टी अगर दल बदल की राजनीति करती तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से न गिरती। हमने घोषित किया गेगांग अपांग को कि आप स्वतंत्र है, आप वोट दे सकते हैं, जबकि मत देने के अधिकारी नहीं थे, वो मुख्यमंत्री थे। इसके बाद भी उनको स्वतंत्रता दी और जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी, अटल जी की सरकार गिरी। हम लोग तो उस छवि, उस सोच के व्यक्ति हैं, हम सोच की पार्टी है जिसके लिए हम लोग अपनी एक सामूहिक साझेदारी, सामूहिक भागीदारी और गरीब जनता के विकास के लिए काम करते हैं, और वो आरोप प्रत्यारोप के लिए काम करते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि उसी दूध का जला आज तक छाछ फूक फूक पर पी रहे हैं। हम जब जरूरत पड़ी तो हरियाणा में आपने इस हिसाब से गठबंधन बना लिया, मध्य प्रदेश में आपने पार्टी तोड़ दी, आपने अगर आपको जरूरत पड़ी तो अपनी शिवसेना जिसके साथ आपने लंबा संबंध बना रखा था महाराष्ट्र में उसको तोड़ दिया। जैसी जरूरत पड़ी उस हिसाब से आपने गठबंधन और तमाम चीजें बनाई। भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी को तोड़ा नहीं है, जोड़ा है। वो राष्ट्र को जोड़ती है। और दलों ने, विपक्ष के लोग सोचें, जब जब विपक्षी सरकार बनी है हमारी सीमाएं घटी हैं, उनको सोचना चाहिए हमारी सीमाओं के बारे में। भारतीय जनता पार्टी तो अखंड भारत की रचना अपने मन मस्तिष्क में लेके काम कर रही है और अखंड भारत की सोच लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज समाज के बीच में उतरी है। निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, एक दिन ये भारत अखंड भारत के रूप में दिखेगा। इसके नाते सारे विपक्षी जो आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, केवल हमारी सोच के नाते आ रहे हैं, हमारी कार्य पद्धति के नाते आ रहे हैं, हमारी नीतियों के नाते आ रहे हैं, हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं के नाते आ रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत चुनाव की व्यस्तता के बीच आपने समय निकाला, आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बहुत ऊर्जावान। सत्ता के दो लोग कहाँ सुनते चुनाव। आपका क्या नाम है? राजेंद्र वर्मा। राजेंद्र जी, हमें बताया गया कि आप आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। आम आदमी पार्टी से हैं। मैं आम आदमी पार्टी में सन 2013 से हूँ और आम आदमी पार्टी में हम मौके पे यहाँ अम्बेडकर नगर जिला उपाध्यक्ष हैं। मैं, क्योंकि आपकी पार्टी का जन्म दिल्ली और दिल्ली के विधानसभा और उसके बाद उभार हुआ है। अभी हाल की एक घटना है, स्वाति मालीवाल आपकी राज्यसभा सांसद है, उन्होंने FIR लिखवाया विभव कुमार खिलाफ और वो अरेस्ट हो गए। महोदय, आप अम्बेडकर नगर में आए हैं, यहाँ डिबेट के लिए आए हैं। ये राष्ट्रीय मुद्दे की कोई चर्चा मत करिए। आप अम्बेडकर नगर में देश का चुनाव है ना। अरे भैया, देश का चुनाव है, आप कह रहे राष्ट्रीय मुद्दे की चर्चा करेंगे। सुनिए ना, नगर पालिका मुद्दों पर अगर बात करोगे तो ये बताइए कि प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार कौन कर रहा था? प्रज्वल रेवन्ना जो 3000 जिसने रेपिस्ट मतलब वीडियो बनाया 3000, उस प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो आप एक एक वोट देंगे प्रज्वल रेवन्ना को, वो नरेंद्र मोदी को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ बलात्कारी का प्रचार करने के लिए ही प्रधानमंत्री बने हुए हैं। उसके बाद अगर जब मामले का उजागर हुआ तो उसका पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया गया? प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी कैसे निकल गया? जैसे सारे भगोड़े निकल गए, ऐसे प्रज्वल रेवन्ना भी निकल गया प्रधानमंत्री के आंखों के नीचे से। तो क्या अब आम आदमी पार्टी को भी आरोप का जवाब आरोप से देने की आवश्यकता पड़ रही है? क्यों नहीं? अब मजबूरी पड़ गई है। ऐसा ना, स्वाति मालीवाल केस पे अभी स्वाति मालीवाल केस पे वो
बड़े लेवल का मामला है। प्रज्वल रेवन्ना का मामला अम्बेडकर नगर का तो है नहीं, वो तो कर्नाटक का। प्रज्वल रेवन्ना का मामला और स्वाति मालीवाल का कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन करते हैं आप। आप एक बलात्कारी का कंपैरिजन करते हैं। नहीं, देश का प्रधानमंत्री बलात्कारी के लिए वोट मांगता है। मालीवाल सामान्य महिला नहीं है, राज्यसभा सांसद। स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद है। ये स्वाति मालीवाल जाने कि वो इस तरीके से वो उनके ऊपर आरोप या प्रत्यारोप या क्या रहा उस मुख्यमंत्री आवास पर, मैं मौके पर वहां नहीं था, या इस टाइप से कोई वीडियो अगर वायरल हो तो आप बताइए कि स्वाति मालीवाल ने क्या गलती की थी जो उनके ऊपर उनको। मैं तो वही कह रहा हूं जो एफआईआर में उन्होंने कहा है, क्योंकि हमारे पास आधिकारिक तौर पर एफआईआर की कॉपी और उसके आधार पर विवेक कुमार अरेस्ट हुए। जी जी। अच्छा ये बताइए, आप दल बनाए हैं 2012-13 में आपकी दल बन गया था और उस समय से एक्टिव है लगातार आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ता। 2024 11 साल हो गया, आप लोग को मलाल है कि इतने समय लंबा समय बीत गया लेकिन लोकसभा में आप लोग चुनाव नहीं लड़ने पा रहे हैं। कहाँ पे नहीं लड़ने? यहाँ अम्बेडकर नगर में आप लोग गठबंधन देना पड़ा, आपको समर्थन देना पड़ा। बच्चा जब पैदा होता है तो कितने साल में युवा होता है? ये देखिए, ये चीज आपने एक मिनट भाई, ये चीज आपने दिल्ली के लोकसभा चुनाव के लिए नहीं कहा था? एक साल में अरविंद केजरीवाल चले गए बनारस चुनाव लड़ने, तब बच्चा पैदल चल रहा था कि वो कैसे चल रहा था? मान्यवर ऐसा है, देखिए अम्बेडकर नगर में आप कह रहे हैं कि बच्चा पैदा हो गया। सुनिए, आम आदमी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं, ये आपका कहना है? क्यों नहीं लड़ रही? आपको आम आदमी पार्टी समझौते में जिसकी जितना उसकी क्षमता थी उतने सीट पर 22 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। जिस तरीके से सुविधा मिलनी चाहिए, सुविधा कैसे हमको मिलेगी? इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मोदी जी ने तो देश को लूट लिया, पैसा उनके पास है, उन नोट की गड्डियों पर इस समय जो है लोकसभा का चुनाव लड़ना है, उतना पैसा आम आदमी पार्टी के पास तो नहीं है। कैसे चुनाव लड़ने की भाजपा वाले कहते हैं शराब घोटाले में आपके पास बहुत पैसा। ऐसा ना, शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी ने रिश्वत खाई, उसी शराब कंपनी से मोदी जी ने 60 करोड़ का भी चंदा लिया है। तो मतलब आप मान रहे हैं कि आपने भी खाया है? नहीं, हमने नहीं खाया। हमारा शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री जी आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए ये षड्यंत्र रच करके ऐसा इन्होंने जेल में फंसाने का काम किया है। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? अतीक जी, ये दो पार्टी के नेता तो अपनी धुन गाएगा, अपना राग अपनाएगा। आप लोग सामान्य लोग हैं, पार्टी से तो नहीं जुड़े ना, क्योंकि मैं पार्टी वालों से पार्टी वाला सवाल फिर पूछता हूं। आम आदमी ही रहिए। क्या मुद्दे हैं अतीक जी? ये पूरा विधानसभा जो कटहरी है या लोकसभा के तौर पर क्या मुद्दे हैं इस बार? क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे इस वक्त भारत में? सबसे बड़ा मुद्दा जो है, आधी से ज्यादा आबादी तो नौजवानों की है, युवावस्था का देश है भारत। और भारत में सबसे बड़ी विकट समस्या इस वक्त बेरोजगारी की है। इस बात को आप मानिए, मैं भी मानता हूँ, पूरा देश जानता है। परीक्षा लीक और इन तमाम चीजों पर लगातार इस तरीके से नीट का पेपर हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, एक बड़ी परीक्षा जो पेपर लीक होने के कारण जो है अस्त व्यस्त हो गई, जहाँ से आपके अच्छे डॉक्टर्स मिलते, MS मिलते, MD मिलते। अगर ऐसी, और ये पेपर लीक होने की सीरीज नहीं है, पिछले कई सालों से पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये दुर्व्यवस्था किसकी है? पर सरकार की है। अगर आप नहीं इसकी सुरक्षा कर पा रहे हैं तो आपका कोई औचित्य नहीं है कि उस सिंहासन पे बैठे। बेरोजगारी का मुद्दा ये है कि नौजवान आज के टाइम पे ये तलाश रहा है कि मैं काम कहाँ करूँ। कॉर्पोरेट में जाता है तो वहाँ तकलीफ होती है, सरकारी नौकरियाँ मिल नहीं रही हैं। तो तकलीफ तो एज अ न्यू कमर, एक नौजवान होने के नाते मुझे तो सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि हमारी रोजी रोटी कैसे व्यवस्थित हो। तो सरकार जो मौजूदा सरकार है उसने कहा कि हम मुद्रा लोन दे रहे हैं, वो तमाम तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम सड़कें बना रहे हैं, रोड, पोर्ट और रेलवे, इन तमाम चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। ये कनेक्ट करने की वो कह रहे हैं, इससे आने वाले समय में भारत की ग्रोथ इंडस्ट्री, क्योंकि आप अच्छा बोल रहे हैं इसलिए मैं GDP के लगातार अच्छे आंकड़े वो जारी हो रहे हैं, वो कह रहे हैं इससे हमारे लिए बेहतर माहौल बन रहा है पूरी दुनिया में और इससे हमारे युवाओं को नौकरियाँ और रोजगार। बेहतर माहौल सिर्फ कागज पे है। अगर धरातल पर उतर के आप देखेंगे, आपने GDP का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोग्रेस अगर आप देखेंगे तो क्या उत्पादन दर पिछले 10 सालों में घटी है कि नहीं घटी है? आप इंडेक्स के आंकड़े उठा के देखिए। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार है, चाहे राज्य में हो चाहे देश में हो, लेकिन उत्पादन दर इस देश की घटी है। कारण क्या है? अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, जो कल कारखाने छोटे और बड़े शहरों में होते थे वो धीरे धीरे बंद हुए। यही कल कारखाने जो थे वही आपके उत्पादन दर बढ़ाते थे। उत्पादन दर घटी तो इसका मतलब है कि देश में इंडेक्स की उत्पादन दर का जो इंडेक्स है वो घट रहा है, और जब घट रहा है तो इसका मतलब है कि रोजगार छीन रहा है लोगों से। अच्छा ये बताइए, ये मैं सामान्य तौर पर समझना चाहता हूँ कि मौजूदा में यहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनकी अपनी नीतियाँ और वो तमाम दावे करते हैं कि हमने कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया। वो कहते हैं कि हमारे राज्य में अगर रहना है तो शांति से रहो, नहीं तो एनकाउंटर हो जाएगा। इस तरह की बातें कहते रहते हैं।
इस तरह की जब बयानबाजी होती है, इस तरह के जब दावे सरकारें करती हैं, तो उसका कितना इम्पैक्ट होता है यहाँ पर समाज में, जो छोटे तबके या छोटा जो गांव है इन तमाम इलाकों में? अगर ये कार्रवाई दोनों तरफ से हो तब जनता मानेगी कि ये कार्रवाई एक तरफा नहीं है। दोनों तरफ से मतलब दोनों क्या? तरफ से, जैसे बहुत से ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं सरकार के लोगों के साथ। अगर आप बहुत से नेताओं के क्रिमिनल रिकॉर्ड, आप कह रहे हैं कि सरकार को क्रिमिनल में हिंदू और मुसलमान नहीं करना चाहिए? मैं ये कह हिंदू रहा हूं। मुसलमान की बात ही नहीं। हाँ। देखिए देश धर्म से नहीं चलेगा, देश जो है जनता से चलेगा। हिंदू मुसलमान क्या होता है? मैं और आप अगर हिंदू मुसलमान पक्ष जो बात करें तो वो समझ नहीं आ दो रहा। पक्ष जो उनके साथ है, अच्छा। जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त उनके साथ है, वो उनके लिए साधुवाद है। हाँ। और जो लोग उनके विपक्ष में हैं, वो लोग उनके लिए अपराधी हैं। ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? नजमुद्दीन। नजमुद्दीन जी, आप क्या करते हैं? मुंबई रहते हैं। मुंबई रहते हैं। बड़ी पीड़ा होती होगी घर छोड़कर बाहर काम करने की। हाँ, तो पहली पीढ़ी है अपने परिवार की जब आप मुंबई रहते हैं, इससे पहले भी लोग वहाँ रहते हैं? पहली पीढ़ी है। मुंबई में कहाँ रहते हैं? 5वीं गली नागपाड़ा कमाटीपुरा। अच्छा, तो अभी आप क्या चुनावी माहौल और इलेक्शन के लिए क्या स्थिति, आप यहाँ आए हैं? कब आए हैं? अभी जल्दी आए क्या? नहीं, 30 तारीख को है। 30 तारीख को। तो ये बताइए क्या है चुनावी माहौल आपके यहाँ का? माहौल वही सब चल रहा है अभी, हैं? शिवसेना का। यहाँ पे शिवसेना का? यहाँ नहीं, यहाँ तो साइकिल का ही भाई। साइकिल का है जी। क्या मतलब, क्यों? जब लालजी वर्मा की आप कह रहे हैं साइकिल चल रहा है, अखिलेश यादव, किसी से तो प्रभावित होंगे तभी आप इस तरह से बात कर रहे हैं। क्या अच्छा रिमेंबर होता है या क्या अच्छी ऐसी बातें जिससे आप प्रभावित होते हैं? अरे बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने ऐलान किया है उसको कम से कम पुरानी पेंशन लागू करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ। जो बताए हम लोग को भाई, वही चीज़ से हम उसी पे सहमत हैं। हाँ। वही चीज़ तो आपको लग रहा है कि ये इस बार प्रभावी रहेंगे? जी हाँ, रहेंगे। पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार दावे कर रहे हैं कि हमने जीवन में बहुत परिवर्तन लाया, हमने लोगों को घर दिए हैं, हमने किसानों के खाते में 2000 रुपये भेज रहे हैं। इन सब जो दावे करते हैं सरकार कहती, हमने भाजपा तो यहाँ करती है, हमने लाभार्थी वर्ग एक खड़ी कर दी, एक लाभार्थियों की एक अलग नई कैटेगरी बना दी है। सर कोई अपने, मुझे तो लाभ मिला नहीं अभी तक। अच्छा जी। बतौर किसान आपके पास खेती है कि नहीं? जी है। कोई किसान सम्मान निधि आपको नहीं मिलती? मुझे नहीं मिली। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? अनुरुद्ध तिवारी। अनुरुद्ध जी, क्या करते हैं? किसान यूनियन। किसान यूनियन। क्या स्थिति है आप लोगों की किसानों की? बड़ी स्थिति खराब है। नंबर 1 चल रही मोदी सरकार में। हाँ। कम से कम हमको मूल मिला हमारे तस्दीक बिहार खेत भैया। हाँ। हमें जान ला मोदी के नाते कुल मिलता बा। क्या मिल रहा है? गेहूं का रेट आज तक ना रहा बाबू। गेहूं रेट मिलता बढ़िया से। कितना रेट चल रहा है इस बार? क्या है कम से कम हम बेचे थे लेवी पे, तो वो सरकार भैया बेचे रहा है बाबू। लेवी का मतलब जो सरकार के क्रय केंद्र है उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, वही रेट बता रहे हैं। कितना रेट पूरे है वहाँ का? जीवन, हाँ। पूरे जीवन आज तक बाबू बेचे ना रहे गेहूं। हम किसान हुई बड़का भैया। लेकिन हमको कुछ किसान मिले प्रदेश भर, हम पिछले 1-1.5 महीने से घूम रहे हैं, उन्होंने कहा आवारा पशुओं की इतनी बड़ी समस्या है। भैया कानून आया बा दिक्कत। हाँ। अब ना दिक्कत बा। हाँ। अब कुल बनत बा। हाँ। कायदे धीरे धीरे होत बा। हाँ। और जो जे कहा तो हमारा पशु ताही, जब हमारा पशु हम तो न रखब, तो कहा तो हमारा पशु वही है। हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार जा रहे हैं। 4 जून को चुनावी नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे कि क्या अंबेडकर नगर में इस बार फिर रितेश पांडे को मौका मिलता है, या यहाँ से इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे जो लालजी वर्मा हैं, उनको मौका देती है, या इन दोनों के बीच बसपा बाजी मार जाती है। ये सब कुछ 4 जून के चुनावी नतीजे स्पष्ट कर देंगे। हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा में हम लगातार आपको देश के अलग अलग हिस्सों के चुनावी मिजाज और वहां की खुशबू आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।